हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट बेंजोडाइजेपिन। ओके, सो फर्स्ट कल के लेक्चर में हमने जो बार्बिटूरेट्स के बारे में डिस्कशन किया था उसको एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं। सो कल हमने क्या क्या देखा था? सो यस्टरडे हमने सारे बार्बिटूरेट्स का डिस्कशन किया था, राइट? यस। सो we had discussed about the mechanism of action of barbiturates in detail, जिसमें हमने क्या देखा था कि ये जो गाबा ए रिसेप्टर होता है इसके बीटा सब यूनिट पे गाबा की खुद की बाइंडिंग साइट होती है एंड बार्बिचुरेट बाइंडिंग साइट जो रहती है वो सेपरेट रहती है। इट कैन बी आइदर प्रेजेंट ऑन द अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। ओके, बार्बिचुरेट्स हैव गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन, मतलब वो क्या करते हैं कि बार्बिचुरेट्स इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड आयन चैनल, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा हाइपरपोलराइजेशन होगा एंड वी विल गेट द सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी। ओके, ये हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने बार्बिटूरेट्स का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप डिस्कस किया था, जिसमें हमने मेन देखा था कि ये जो स्ट्रक्चर है बार्बिटूरेट्स का, इसको मेनली हम एक ही जगह पे मॉडिफाई करते हैं, दैट इज दिस फिफ्थ पोजिशन। फिफ्थ पोजिशन के ऊपर हम दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं एंड इन सम केसेस यहाँ का जो ऑक्सो ग्रुप है वहां पे ऑक्सीजन को हम सल्फर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। दिस आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट स्ट्रक्चर दैट वी हैव डिस्कस। ओके, फिर इसमें हमने जो भी बार्बिचुरेट्स है, सारे बार्बिचुरेट्स का हमने स्ट्रक्चर देखा, क्या उसमें डिफरेंसेस है वो भी हमने डिस्कस किया। ओके, एंड वी हैव डिस्कस्ड द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ बार्बिचुरेट्स स्टार्टिंग विथ व्हाट आर इट्स एक्शन ऑन द स्लीप साइकिल। ओके, सो वी हैड अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द स्लीप साइकिल कि उसमें कैसे एनआरईएम एंड आरईएम स्लीप होती है, एनआरईएम वाले स्लीप के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। फाइन। उसके बाद में डिटेल में फार्माकोलॉजिकल एक्शंस भी डिस्कस किए हमने बार्बिचुरेट्स के, राइट? फार्माकोकाइनेटिक्स एज वेल एज द वेरियस एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोड बाय ड्रग इंटरैक्शंस ऑफ बार्बिचुरेट्स, ये सारा डिस्कशन हमने कल कंप्लीट किया था। ठीक है, so now today we will be starting our discussion about the next category of sedative hypnotic, that is benzodiazepine। ठीक है, तो सबसे पहले बेंजोडाइजेपिन्स, ये जो स्ट्रक्चरल क्लास है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि बेंजोडाइजेपिन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। जस्ट अ मोमेंट। यस, सो बेंजोडाइजेपिन्स का स्ट्रक्चर हम देखते हैं अभी यहाँ पे। यस, तो अभी बेंजोडाइजेपिन, जस्ट लुक एट दिस नेम, ये जो नाम है इसको अच्छे से ध्यान से देखो। अगर आपने हेटेरोसाइकल्स का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है तो आप बेंजोडाइजेपिन्स का स्ट्रक्चर आराम से निकाल सकते हो, नहीं भी अगर किया है तभी भी अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो बेंजोडाइजेपिन, यू कैन सी दैट वी कैन डिवाइड दिस नेम इनटू टू पार्ट्स, राइट? इसमें एक है, वन पार्ट इज बेंजो एंड सेकेंड पार्ट इज डायाजीपिन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ दिस पार्ट, डायाजीपिन पार्ट। ओके, इसको भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो डायाजीपिन में बेसिकली एक रिंग का नाम छुपा है, दैट इज अजेपिन रिंग। ओके, अजेपिन रिंग ये नाइट्रोजन कंटेनिंग 7 मेंबर्ड रिंग होती है। इसमें एक नाइट्रोजन होता है, इट इज द 7 मेंबर्ड रिंग एंड इट इज द अनसैचुरेटेड रिंग। ठीक है, so let me draw the structure of azepin ring first here for you। तो azepin ring का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। Just a moment। Yes, so how will we draw the 7 membered azepin ring? So we can simply draw it like this।
ओके, तो इस रिंग में देखो ये 7 मेंबर रिंग हमने बना ली, नाइट्रोजन इज सैचुरेटेड, ठीक है, और इसमें टोटल 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके से देखो 3 से ज्यादा नहीं रह सकते, सो मैक्सिमम ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। ओके, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज 1H azepine। ओके, सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमने इसे 1H azepine लिखने के पीछे का रीजन ये है, शॉर्टली इट इज एन azepine रिंग, 7 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड रिंग। इसमें भी ये जो azepine रिंग है, इसके भी अलग अलग आइसोमर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड्स। ओके, ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है, ये इससे अलग भी हो सकती है। ओके, मोस्ट कॉमन वाला जो आइसोमर होता है दैट इज दिस वन, जिसमें जो नाइट्रोजन है आपका वो सैचुरेटेड नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन के साथ में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, राइट, इसलिए हम इसे 1H azepine ऐसा डिनोट करते हैं। फाइन, अभी ये हो गया azepine रिंग। अब हमें क्या बोला गया है, वी आर नॉट जस्ट डीलिंग विद द azepine रिंग, वी हैव diazepine रिंग। डाया मतलब क्या होगा, azepine मतलब उसमें अज़ा है, एक नाइट्रोजन है, सो व्हेन वी हैव diazepine दैट मींस कि उसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, so we have a azepine ring having one more nitrogen in addition to this one। okay, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो दूसरा नाइट्रोजन है, ये कहाँ कहाँ पे रह सकता है। अब दूसरे नाइट्रोजन की अलग अलग पोजीशंस रह सकती है, जैसे कि सेकेंड नाइट्रोजन कैन बी प्रेजेंट ऑन द 2 पोजीशन, ऑन द 3 पोजीशन, ऑन द 4 पोजीशन, राइट। तो ऐसे यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज है, तो हम तीनों भी पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करेंगे फॉर अवर प्रैक्टिस। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, डायजेपिन रिंग में नाइट्रोजन, सेकेंड नाइट्रोजन जो है उसको 2 पोजीशन पे हम बना देंगे, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस रिंग। सो दिस इज 1 नाइट्रोजन, दिस इज द सेकेंड नाइट्रोजन, लाइक दिस। ओके, अब अगेन डबल बॉन्ड्स का प्लेसमेंट वैसा ही रहेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे। एंड इस रिंग का नंबरिंग हम कैसे करेंगे, वी स्टार्ट फ्रॉम द, ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम द सैचुरेटेड नाइट्रोजन। तो सैचुरेटेड नाइट्रोजन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, गोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ताकि दूसरे नाइट्रोजन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, ठीक है। अब ये वाली जो रिंग है, इसका नाम क्या रहेगा, दिस इज अ डाइजिपिन रिंग, लेकिन उसमें हमें नंबर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो इट इज गोइंग टू बी 1,2 diazepine ring, right? I hope it is clear about the diazepine ring, right? ये हो गया एक डाइजिपिन का एक आइसोमर हो गया, ठीक है। अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो डाइजिपिन है, instead of 2 position, the nitrogen can be present on the 3 position also, right? So let's draw that structure also. Instead of 2, we will draw the second nitrogen at the 3rd position, like this। Okay, इस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन है, बाकी अगेन डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस वी विल कीप सेम, ठीक है। अब इसका भी नंबरिंग कर देते हैं। सो द नंबरिंग विल अगेन गो फ्रॉम दिस राइट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस रिंग, अब यहाँ पे नाइट्रोजन का पोजीशन है 1 and 3, सो दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज 1,3 diazepine। okay, so this is the structure of 1,3-diazepine। now one more thing, अभी इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, लास्ट पॉसिबिलिटी नाउ, कि ये जो सेकेंड नाइट्रोजन है, दिस कैन बी प्रेजेंट ऑन द 4th पोजीशन। ओके, so let's draw that structure now।
So double bonds will be like this. Okay, and let's do the numbering starting from this nitrogen. जब दो हेटेरो एटम्स होते हैं तो हमेशा याद रखना है कि दो हेटेरो एटम्स है और दोनों अगर सेम है तो फिर प्रेफरेंस सैचुरेटेड वाले हेटेरो एटम को दिया जाएगा. ओके, इसीलिए हम हमेशा ये वाले नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज व्हाट? 1,4 डायजीपिन. ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि डायजीपिन रिंग का मतलब ये तीनों में से कोई भी हो सकती है. इट कैन बी 1,2, 1,3 और 1,4 डायजीपिन रिंग. ओके, इसमें से बेंजोडाइजेपिन्स में कौन सी वाली डायजीपिन रहती है? तो इन बेंजोडाइजेपिन्स यू हैव 1,4 डायजीपिन रिंग प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर. ठीक है, सो मैं इसको हाईलाइट करने वाली हूँ. लेट्स हाईलाइट दिस रिंग कि हमारे स्ट्रक्चर में ये वाला जो रिंग है ये प्रेजेंट रहने वाला है. ओके, this is present in benzodiazepines. Okay, now this thing is established कि benzodiazepines में कौन सी वाली डायजीपिन रिंग प्रेजेंट है. तो बेसिकली बेंजोडाइजेपिन शुड बी प्रॉपरली कॉल्ड एज बेंजो 1,4 डायजीपिन, बट हम नॉर्मली उसको बताते नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें 1,4 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब ये जो डायजीपिन रिंग है इसको कौन सी रिंग जुड़ी हुई है? इसके साथ में बेंजीन रिंग है, इसीलिए हम पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं बेंजोडाइजेपिन. तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायजीपिन के एग्जैक्टली कौन से साइड को, ऑन विच साइड ऑफ डायजीपिन यू हैव द बेंजीन रिंग अटैच. तो अभी ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स के साथ में मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 6-7 वाला जो बॉन्ड है, 6-7 वाले जो कार्बन है वो बाजू वाले बेंजीन रिंग के साथ में अटैच्ड होते हैं. तो आपका बेंजोडाइजेपिन का स्ट्रक्चर एक्चुअली इस तरीके से दिखता है. लेट्स ड्रॉ इट हियर. दिस इज द diazepine ring. Like this. Okay, ये वाला जो बॉन्ड होता है this is fused with a benzene ring. So this ring is called as, this whole ring is called as what? This is benzo, this is diazepine. So we can call it as benzo 1,4 डायजीपिन रिंग सिस्टम. ओके, तो जो बेंजोडाइजेपिन्स रहते हैं उसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर रहता है, दिस इज द कॉमन रिंग्स, दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द बेंजोडाइजेपिन्स. ओके, अब इसमें और भी काफी सारे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड होते हैं, लेकिन कोर वाला जो स्केलेटन रहता है दिस इज दिस स्केलेटन. ओके, एंड अबाउट द नंबरिंग, इसका नंबरिंग देख लेते हैं कैसे होगा. सो ऑफ कोर्स द नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस नाइट्रोजन, ये सैचुरेटेड नाइट्रोजन से स्टार्ट होगा. विल गो एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस. अब 5 के बाद में वी विल जंप टू द नेक्स्ट रिंग डायरेक्टली. 6, 7, 8 एंड 9. ठीक है, इस तरीके से बेंजोडाइजेपिन रिंग का नंबरिंग होता है. ठीक है, याद रखना. आई होप आपको समझ में आ गया है हाउ टू ड्रॉ बेंजोडाइजेपिन. नाउ अब ये जो बेंजोडाइजेपिन है
इस कैटेगरी का सबसे पहला वाला जो ड्रग आया था मार्केट में, दैट वाज कॉल्ड एज क्लोरडाइजिपोक्साइड। ठीक है, द फर्स्ट एजेंट इन द बेंजोडाइजिपिन क्लास वाज क्लोरडाइजिपोक्साइड, जो अभी यूज नहीं किया जाता, अभी थोड़ा सा वो आउट ऑफ यूज हो गया है, लेकिन एज इट वाज द फर्स्ट वन, उसका हम स्ट्रक्चर यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरडाइजिपोक्साइड। बेंजोडाइजिपिन का भी कोर स्ट्रक्चर में फिर से बनाऊंगी। ये हमारी डाइजिपिन रिंग है, और उसको एडजेसेंट में बेंजीन रिंग लगा देंगे हम। लेट्स ड्रॉ द डबल बॉन्ड्स। हाँ, अब क्लोरडाइजिपोक्साइड रिंग में थोड़ा सा यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स का प्लेसमेंट है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे 1 और 2 पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, देन यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड्स की गैप के बाद में वी विल हैव अ डबल बॉन्ड हियर एंड वी विल हैव अ डबल बॉन्ड हियर। बाकी बेंजीन रिंग वाला तो जैसा है एज इट इज रहता है। ठीक है, नाउ अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट्स। इसके ऊपर ये 1 पोजीशन हो गया, 2 पोजीशन के ऊपर होता है अमाइनो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। There is the amino methyl group on the 2 position. Here नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ में, ये जो 4 पोजीशन वाला नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। एंड ऑन द 5th पोजीशन वी हैव अ फिनाइल रिंग अटैच्ड हियर। सेवन पोजीशन के ऊपर क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरडाइजिपोक्साइड। नंबरिंग कर देते हैं इसका। राइट, so this is how the numbering goes. This is the structure of the क्लोरडाइजिपोक्साइड। फाइन, सो बेंजोडाइजिपिन का अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम और डिटेल में देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी देखने वाले हैं, लेकिन बेसिक कोर स्केलेटन अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि क्या प्रेजेंट रहता है इस। ठीक है, 1,4 डाइजिपिन रिंग एंड इट इज फ्यूज्ड टू अ बेंजीन रिंग, सिंपल। ठीक है, नाउ दैट वी हैव सीन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोडाइजिपिन, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजिपिन। जैसे हमने बार्बिचुरेट्स का मोड ऑफ एक्शन डिस्कस किया था उसी तरीके से बेंजोडाइजिपिन्स का भी डिस्कस करेंगे और बार्बिचुरेट के साथ में उसको हम कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ बेंजोडाइजिपिन्स एक्ट ऑन द गाबा रिसेप्टर। जैसे बार्बिचुरेट्स हैव गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन, बिल्कुल वैसे ही बेंजोडाइजिपिन्स की भी गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन रहती है। ओके, बोथ बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजिपिन्स दे हैव गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन, सिर्फ दोनों की गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपको याद होगा, लेट्स रिकॉल कि बार्बिचुरेट्स किस तरीके से एक्ट करते हैं। बार्बिचुरेट्स, एक बार इसको रिविजिट करते हैं बार्बिचुरेट्स को पहले। सी, दिस इज द गाबा रिसेप्टर, पेंटामरिक गाबा रिसेप्टर, जिसके बीटा सब यूनिट पे गाबा बाइंडिंग साइट होती है। दिस इज द गाबा बाइंडिंग साइट, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ गाबा, जो कि इसका नेचुरल लाइगैंड है। ओके, बार्बिचुरेट का बाइंडिंग साइट अल्फा या फिर बीटा, दोनों में से कोई भी सब यूनिट के ऊपर हो सकता है। तो बार्बिचुरेट्स जब बाइंड करते हैं अपने खुद के बाइंडिंग साइट के ऊपर, ठीक है, तो बार्बिचुरेट्स किस तरीके का यहाँ पे एक्शन एक्सर्ट करते हैं। आफ्टर बाइंडिंग ऑफ द बार्बिचुरेट्स दे इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड आयन चैनल, मतलब क्लोराइड आयन चैनल ज्यादा देर तक ओपन रहेगा, जिसकी वजह से ज्यादा इन्फ्लक्स होगा क्लोराइड आयंस का, विच विल लीड टू greater degree of hyperpolarization, and that is how you will get the CNS depressant effect. Okay,
अभी अभी सेम इसी तरीके से बेंजोडाइजेपिन कैसे एक्ट करते हैं वो हम देखेंगे. सो जैसे बार्बिचुरेट्स का जो खुद का बाइंडिंग साइट होता है दैट इज आइदर ऑन अल्फा और बीटा रिसेप्टर, वैसे ही बेंजोडाइजेपिन्स का जो बाइंडिंग साइट रहता है दैट इज आइदर प्रेजेंट ऑन अल्फा सब यूनिट और गैमा सब यूनिट. ठीक है, कौन से सब यूनिट पे रह सकता है, या तो अल्फा पे या तो गैमा सब यूनिट पे. ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आपका यहाँ पे देखो, दिस इज द, यहाँ पे ये जो केडी त्रिपाठी वाले बुक का डायग्राम है, यहाँ पे ये अल्फा और गैमा दोनों भी सब यूनिट बताए हुए हैं. इसमें कहीं पे तो भी बेंजोडाइजिपिन का बाइंडिंग साइट होता है. सी हियर, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द बाइंडिंग साइट फॉर डाइजीपाम विच इज वन ऑफ द बेंजोडाइजिपिन. ठीक है, तो जब बार्बिचुरेट यहाँ पे बाइंड करेंगे उसके बाद में क्या होता है, बार्बिचुरेट्स increase the frequency of opening of the GABA channel, of the chloride ion channel. Let's note it down first, then we will discuss this. Benzodiazepines increase the frequency of opening of the chloride ion channel. इसका मतलब क्या है? नाउ दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ बार्बिचुरेट्स. बार्बिचुरेट्स क्या करते हैं कि बार्बिचुरेट सिंपली जो गाबा रिसेप्टर जो है उसका जो क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग का ड्यूरेशन है उसे बढ़ाते हैं. मतलब अगर वो नॉर्मली 1 नैनोसेकेंड के लिए ओपन रहता है तो बार्बिचुरेट्स की वजह से वो 5 नैनोसेकेंड या 10 नैनोसेकेंड के लिए ओपन रहेगा, ऐसे उसका इफेक्ट रहेगा. दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स क्या करते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स ड्यूरेशन नहीं बढ़ाएंगे. ऐसा इमेजिन करो कि, जस्ट इमेजिन कि एक सेकेंड में, एक सेकेंड का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें गाबा का जो मॉलिक्यूल है, गाबा इज द नेचुरल लाइगेंड ऑफ गाबा रिसेप्टर, गाबा का जो मॉलिक्यूल है वो 100 टाइम्स बाइंड करता है गाबा रिसेप्टर के साथ में. मतलब ये जो गाबा ए रिसेप्टर है, गाबा का मॉलिक्यूल एक सेकेंड में, ऐसा जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि एक सेकेंड में वो 100 टाइम्स इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है. 100 टाइम्स बाइंड करता है मतलब क्या, कि बाइंड करेगा, आयन चैनल को ओपन करेगा, ठीक है, फिर वहां से चला जाएगा, फिर से आएगा, बाइंड करेगा, आयन चैनल को ओपन करेगा, वहां से चला जाएगा. मतलब आयन चैनल कितनी बार ओपन हो रहा है, 100 टाइम्स ओपन हो रहा है इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. ओके, अब ऐसा इमेजिन करो कि बेंजोडाइजेपिन्स जब इस रिसेप्टर के साथ में बाइंड होते हैं तो बेंजोडाइजेपिन्स की वजह से क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ 100 टाइम्स, लेट अस से कि गाबा 100 की जगह पे 200 बार बाइंड कर रहा है रिसेप्टर के साथ में. ओके, तो वो क्या कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड आयन चैनल. ड्यूरेशन नहीं बढ़ा रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स वो, द नंबर ऑफ टाइम्स जितना वो चैनल ओपन होता है, अगर 100 बार ओपन हो रहा है तो बेंजोडाइजेपिन्स की वजह से 200 बार ओपन होगा. तो उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, मोर नंबर ऑफ टाइम्स वो ओपन हो रहा है, ग्रेटर नंबर ऑफ टाइम्स ओपनिंग की वजह से ज्यादा क्लोराइड आयंस का इन्फ्लक्स होगा एंड ज्यादा हाइपरपोलराइजेशन होगा, अल्टीमेटली गिविंग द सेम रिजल्ट कि वो क्या करेगा, इट विल गिव यू द सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी. ठीक है, तो जैसे बार्बिचुरेट्स की गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन होती है, बिल्कुल उसी तरीके से बेंजोडाइजेपिन्स भी गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन शो कर रहे हैं. तो
In simple words, barbiturates and benzodiazepines both are agonists for the GABA-A receptor. दोनों भी क्या करते हैं, GABA की एक्टिविटी को, GABA रिसेप्टर की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं. तो जो जो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कि नेचुरल लाइगैंड जैसा इफेक्ट शो करता है उसे हम अगोनिस्ट कहते हैं. तो बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स दोनों भी क्या है, गाबा के अगोनिस्ट है. सिर्फ दोनों का जो अगोनिस्टिक एक्टिविटी है उसका मैकेनिज्म अलग अलग है. बार्बिचुरेट्स ड्यूरेशन इंक्रीज करते हैं क्लोराइड आयन चैनल के ओपनिंग का, जबकि बेंजोडाइजेपिन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड आयन चैनल. एंड रिजल्ट जो रहेगा वो सिमिलर रहेगा. फाइन. सो जस्ट लाइक बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स टू हैव गाबा फैसिलिटेटरी एक्टिविटी. लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है कि बार्बिचुरेट्स जो होते हैं एट हायर डोजेस, बार्बिचुरेट्स हैव गाबा माइमेटिक एक्टिविटी आल्सो. एट हायर डोजेस बार्बिचुरेट्स हैड गाबा माइमेटिक एक्टिविटी, लेकिन बेंजोडाइजेपिन्स का ऐसा नहीं होता है. बेंजोडाइजेपिन्स डू नॉट हैव गाबा माइमेटिक एक्टिविटी. सो ये जो चीज है, दिस इज अ ह्यूज बेनिफिट, दिस इज अ ह्यूज, उसको हम क्या बोलेंगे, एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेंजोडाइजेपिन्स. बेंजोडाइजेपिन्स की ये जो गामा माइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है उसकी वजह से ही बेंजोडाइजेपिन्स आर मच मोर सेफर एज कंपेयर टू बार्बिचुरेट्स. सी, बार्बिचुरेट्स जो होते हैं आउट ऑफ यूज होने के पीछे का रीजन यही था कि जब आप बार्बिचुरेट का हायर डोज लेते हो तो हायर डोज पे वो गाबा फैसिलिटेटरी के साथ में गाबा माइमेटिक इफेक्ट भी दिखाता है. मतलब गाबा की तरह ही वो, इंस्टेड ऑफ गाबा वो खुद क्या करेगा, गाबा ए रिसेप्टर को ओपन कर सकता है. मतलब गाबा के साथ, गाबा की जगह पे वो खुद बाइंड कर सकता है और गाबा जैसे इफेक्ट शो कर सकता है. उसकी वजह से बार्बिचुरेट्स प्रोड्यूस हायर डिग्री ऑफ सीएनएस डिप्रेशन, जिसकी वजह से बार्बिचुरेट्स का अगर ज्यादा डोज हो गया तो एनास्थेशिया, कोमा एंड अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है. लेकिन बेंजोडाइजेपिन्स के केस में क्या होता है कि बेंजोडाइजेपिन्स का डोज थोड़ा ज्यादा भी हो गया तभी भी वो गाबा माइमेटिक इफेक्ट नहीं शो करता है. तो बहुत सारे मल्टीपल डोजेस भी अगर किसी ने ले लिए बेंजोडाइजेपिन्स के तभी भी इट विल नॉट बी फेटल, उससे कोमा नहीं होता है, उसके एनास्थेटिक इफेक्ट नहीं आएगा. तो अल्टीमेटली उसका थेरेपेटिक इंडेंस क्या हो जाता है, उसकी वजह से हाई हो जाता है. इट विल नॉट हैव एनी एकदम एकदम एडवर्स वाला इफेक्ट नहीं होगा और उसकी उसी की वजह से अब्यूज लायबिलिटी भी कम होती है बेंजोडाइजेपिन्स की. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट बेंजोडाइजेपिन्स डू नॉट हैव गाबा माइमेटिक एक्टिविटी. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके. सो आई होप कि आपको बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बीच में का डिफरेंस अभी अच्छे से समझ में आ गया है. फाइन. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने जो दो ये मेन क्लासेस थे इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस डिस्कस कर लिए हैं, बार्बिचुरेट्स का भी, बेंजोडाइजेपिन्स का भी. तो ओवरऑल गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी मॉड्यूलेट करने वाले जितने मेन ड्रग्स है उन सबको हम एक बार इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. सो लेट अस से that this is the GABA receptor, just a general structure of GABA receptor. Just a moment. Yes. So सबसे पहले तो जस्ट ये आप कैसा भी निकालो स्ट्रक्चर, एक दो तीन पांच सब यूनिट वाला भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो. सिंपल बार्बिचुरेट का एक जनरल रिप्रेजेंटेटिव जो गाबा रिसेप्टर है
उसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। अभी सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द प्राइमरी अगोनिस्ट ऑफ दिस रिसेप्टर, जो कि कौन होता है, गाबा। ठीक है, तो थोड़ा सा याद करके बताइए, गाबा जो मॉलिक्यूल होता है, गाबा की खुद की बाइंडिंग साइट कहाँ पे होती है, गाबा रिसेप्टर के ऊपर, ऑन द गाबा ए रिसेप्टर। गाबा की बाइंडिंग साइट होती है बीटा सब यूनिट पे। तो लेट अस से कि ये जो सब यूनिट है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं दैट दिस इज द बीटा सब यूनिट। ठीक है, तो गाबा जो खुद है उसे हम क्या कहेंगे, गाबा इज द, आई एम गोइंग टू कॉल इट एज द प्राइमरी अगोनिस्ट, राइट। So GABA is the primary agonist. Now, we have studied about two important classes of drugs that act on this receptor. एक है बार्बिचुरेट, दूसरा है बेंजोडाइजिपिन। तो ये दोनों भी ड्रग्स को हम क्या नाम दे सकते हैं, ये गाबा रिसेप्टर के क्या है, ये दोनों भी बार्बिचुरेट्स बेंजोडाइजिपिन्स दोनों भी गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। तो ये दोनों भी क्या हो गए, ये अगोनिस्ट हो गए गाबा रिसेप्टर के। लेकिन किस तरह के अगोनिस्ट है, आर दे कॉम्पिटिटिव अगोनिस्ट और नॉन कॉम्पिटिटिव अगोनिस्ट। अगर वो कॉम्पिटिटिव अगोनिस्ट होते तो फिर दे शुड बाइंड एट द सेम बाइंडिंग साइट एज दैट ऑफ गाबा, राइट। बट बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स दोनों का भी बाइंडिंग साइट डिफरेंट है, दे हैव एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट। बार्बिचुरेट्स का बाइंडिंग साइट अल्फा या तो बीटा रिसेप्टर पे होता है, अलग होता है, इट इज सेपरेट फ्रॉम द गाबा बाइंडिंग साइट। ओके, तो बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स दोनों भी कॉम्पिटिटिव अगोनिस्ट नहीं है, दे आर नॉन कॉम्पिटिटिव अगोनिस्ट। ठीक है, तो ऐसा कंसिडर करो कि ये जो रेड कलर में यहाँ पे दिया है, लेट अस से दैट दिस इज द बार्बिचुरेट बाइंडिंग साइट। अब हमारे खुद के रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे लिख के रख रही हूँ, कहाँ पे होता है बार्बिचुरेट बाइंडिंग साइट, इट कैन बी आइदर ऑन अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। यहाँ पे बीटा सब यूनिट पे ही दिखाया है, इट डजेंट मैटर। बेंजो ये जो है, दिस इज अनदर सब यूनिट, दिस इज, इस सब यूनिट पे बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, ऐसा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव अभी हमने दिखाया है। नाउ वेयर इज द बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट, इट इज आइदर प्रेजेंट ऑन द अल्फा सब यूनिट और गैमा सब यूनिट। ठीक है, तो ऐसे दोनों की भी बाइंडिंग साइट्स जो है वो सेपरेट है गाबा के बाइंडिंग साइट से, फाइन। तो इसीलिए व्हाट आई एम गोइंग टू से, मैं इसको नोट करने वाली हूँ कि बार्बिचुरेट्स जो है दे आर नॉन कॉम्पिटिटिव अगोनिस्ट्स। क्योंकि ये क्या करता है, गाबा की एक्टिविटी को एनहांस करता है, राइट। बेंजोडाइजेपिन्स भी दे आर नॉन कॉम्पिटिटिव अगोनिस्ट्स। राइट, तो ये जो दोनों भी है ये अगोनिस्ट है। नाउ अब इसके अलावा देर आर सम अदर ड्रग्स, बेंजोडाइजेपिन्स बार्बिचुरेट्स छोड़ के भी कुछ ऐसे ड्रग्स है जो कि गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। मॉड्यूलेट करने का मतलब कि वो जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसमें कुछ ना कुछ चेंज लाना, फिर वो अगोनिस्टिक भी हो सकता है, एंटागोनिस्टिक भी हो सकता है। ओके, सो देर इज वन ड्रग, अभी जैसे गाबा, बार्बिचुरेट बेंजोडाइजेपिन ये जो है ये गाबा के बाइंडिंग साइट पे बाइंड नहीं करते। ओके, देयर इज वन ड्रग विच competes with GABA to bind at the GABA binding site, उसका नाम है बाइक्यूक्यूलिन। ओके, ये जो ड्रग है ये गाबा का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। ओके, सो आई एम गोइंग टू नोट इट हियर, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रग, इट इज
बायक्यूक्यूलिन। सो ये जो ड्रग है ये एग्जैक्टली गाबा के बाइंडिंग साइट पे ही बाइंड करता है और इसको क्या करता है, इट हैज एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी, सो इट इज द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ गाबा। मतलब अगर बायक्यूक्यूलिन अगर हमने एडमिनिस्टर किया तो ये जो बायक्यूक्यूलिन है ये क्या करेगा, खुद गाबा के बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेगा और एंटागोनिस्ट है, मतलब क्या होगा, गाबा अगर बाइंड होता है तो क्लोराइड चैनल ओपन होता है, बायक्यूक्यूलिन यहाँ पे बाइंड करेगा तो उसकी वजह से गाबा खुद बाइंड नहीं कर पाएगा, और गाबा बाइंड नहीं कर पाएगा तो ये जो क्लोराइड चैनल है ये भी ओपन नहीं होगा, मतलब देयर विल बी नो हाइपरपोलराइजेशन। और हाइपरपोलराइजेशन अगर नहीं होता है तो वो जो इनहिबिटरी एक्टिविटी है, डिप्रेसेंट एक्टिविटी, वो भी एक्सर्ट नहीं होगी। ठीक है, so this will be the activity of bicuculin, right? Now there are some drugs जो कि बेंजोडाइजिपिन के साथ में compete करते हैं to bind at the benzodiazepine binding site। ओके, बेंजोडाइजिपिन्स जो है उनका खुद का एक एंटागोनिस्टिक ड्रग है, उसका नाम है फ्लूमाजेनिल। सो फ्लूमाजेनिल ये क्या करेगा, ये दिस इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट फॉर द बेंजोडाइजिपिन्स। मतलब अगर आपने फ्लूमाजेनिल एडमिनिस्टर किया तो क्या होगा कि वो खुद ही बेंजोडाइजिपिन के बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड करेगा। ओके, तो उसकी वजह से बेंजोडाइजिपिन्स जो है वो बाइंड नहीं कर पाएंगे। सो ये जो फ्लूमाजेनिल है दिस इज वेरी यूजफुल ड्रग इन केस ऑफ बेंजोडाइजिपिन पॉइजनिंग और बेंजोडाइजिपिन ओवरडोज। अगर गलती से बेंजोडाइजिपिन का ओवरडोज हो जाता है तो फिर आप ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एडमिनिस्टर कर सकते हो फ्लूमाजेनिल, जो कि क्या करेगा, बेंजोडाइजिपिन की एक्टिविटी को वो नलीफाई कर देगा, वो खुद वहां पे बाइंड हो जाएगा तो बेंजोडाइजिपिन गाबा रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, दिस इज एक्चुअली अनदर बेनिफिट ऑफ बेंजोडाइजिपिन्स ओवर बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स का पॉइजनिंग अगर होता है तो कोई स्पेसिफिक एंटीडोट हमारे पास नहीं है जो कि बार्बिचुरेट्स की एक्शन को अंडू कर सके, लेकिन बेंजोडाइजिपिन्स के लिए वी हैव दिस एंटीडोट फ्लूमाजेनिल। ओके, जो कि हम एक्सट्रीम वाले इमरजेंसी केस में यूज कर सकते हैं। फाइन, नाउ देयर इज वन अनदर ड्रग, इट इज कॉल्ड एज, शॉर्ट में उसे कहते हैं DMCM। ये जो ड्रग है ये भी बेंजोडाइजिपिन के बाइंडिंग साइट पे बाइंड करता है, बस इसका इफेक्ट थोड़ा डिफरेंट है। इट इज नॉट एंटागोनिस्ट, दिस ड्रग इज एक्चुअली इनवर्स अगोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजिपिन्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटागोनिस्ट एंड एन इनवर्स अगोनिस्ट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस क्या होता है, ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन टू। देखो, अगर इफ यू हैव एन एंटागोनिस्ट, यहाँ पे मैं अलग से बता रही हूँ, अगर एंटागोनिस्ट की बात होती है तो एंटागोनिस्ट की खुद की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। मतलब एंटागोनिस्ट जब किसी रिसेप्टर को ऊपर बाइंड करेगा तो वो खुद कोई भी वहां पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन एग्जर्ट नहीं करेगा, रिसेप्टर को ना वो एक्टिवेट करेगा ना वो इनहिबिट करेगा, सिर्फ वहां पे बाइंड करता है। उसका इफेक्ट ये होता है कि वो
बाइंडिंग साइट खुद ऑक्यूपाई करता है, उसकी वजह से एगोनिस्ट आके वहां पे बाइंड नहीं कर सकता है। ओके, तो याद रखना कि एंटागोनिस्ट हैज नो एक्शन ऑफ इट्स ओन। खुद का इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, जिसी को हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं कि उसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है एंटागोनिस्ट की, दैट इज 0। दो चीजें होती है, एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एफिनिटी मतलब एबिलिटी टू बाइंड विद द रिसेप्टर, एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी मतलब एबिलिटी टू कॉज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर। ओके, एगोनिस्ट के पास में ये दोनों भी होती है। एगोनिस्ट हैज एफिनिटी एज वेल एज इंट्रिंसिक एक्टिविटी, क्योंकि एगोनिस्ट बाइंड भी कर सकता है और रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज भी इंड्यूस कर सकता है। एंटागोनिस्ट ओनली हैज एफिनिटी, it can only bind with the receptor, but it will induce no conformational change, it will have no activity of its own। तो जब हम फ्लूमाजेनिल की बात कर रहे हैं तो फ्लूमाजेनिल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। मतलब वो क्या करेगा, जब फ्लूमाजेनिल गाबा रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर लेगा बेंजोडाइजिपिन के साइट पे, तो उसकी वजह से गाबा रिसेप्टर के नॉर्मल फंक्शनिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। गाबा रिसेप्टर का अपना जो नॉर्मल फंक्शन है एज इट इज चलते रहेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि बेंजोडाइजेपिन की एक्शन नहीं हो पाएगी, दैट इज द ओनली इफेक्ट फ्लूमाजेनिल का जो होगा वो, राइट। लेकिन डीएमसीएम जो है, इट इज एन इनवर्स अगोनिस्ट। तो इनवर्स अगोनिस्ट का मतलब होता है कि अगोनिस्ट जिस डायरेक्शन में एक्टिविटी शो करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनवर्स अगोनिस्ट एक्टिविटी शो करता है। मतलब इनवर्स अगोनिस्ट की खुद की क्या होती है, एक्टिविटी होती है। तो सिंपली आप कह सकते हो कि इनवर्स अगोनिस्ट विल हैव अपोजिट एक्शन टू द नेचुरल अगोनिस्ट। अभी हमारे केस में हमारा प्राइमरी अगोनिस्ट है गाबा। गाबा का नॉर्मल इफेक्ट क्या होता है कि गाबा जब बाइंड करेगा तो क्लोराइड आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर डीएमसीएम ने बाइंड किया जो कि इनवर्स अगोनिस्ट है, तो उसकी वजह से क्लोराइड आयन चैनल जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, ये ओपन नहीं होगा, राइट। मतलब वो जो गाबा रिसेप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में का फर्क आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्लूमाजेनिल व्हेन इट विल बाइंड, इट विल कॉज नो चेंज टू द गाबा रिसेप्टर। गाबा रिसेप्टर का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है कि गाबा आके बाइंड करता है, क्लोराइड चैनल को ओपन करता है, जो उसका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नॉर्मल ड्यूरेशन है, उसमें गाबा रिसेप्टर का काम चलते रहेगा फ्लूमाजेनिल की वजह से। ठीक है, सिर्फ वो बेंजोडाइजिपिन का बाइंडिंग प्रिवेंट करेगा, दैट्स ऑल। लेकिन डीएमसीएम जब बाइंड करेगा तो वो इनवर्स अगोनिस्ट होने की वजह से गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी जो है वो उसको इनहिबिट करेगा, मतलब हाइपरपोलराइजेशन वो नहीं होने देगा। दैट विल बी द इफेक्ट ऑफ डीएमसीएम व्हिच इज द इनवर्स अगोनिस्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। सो yes, I think these are all the drugs. Okay, there is one more drug. Yes, there is one more drug which is called as picrotoxin, जो कि डायरेक्टली क्लोराइड आयन चैनल को इनहिबिट करता है। तो इसकी भी इनहिबिटरी एक्टिविटी होती है। सो picrotoxin will directly inhibit the chloride ion channel. It is a non-competitive antagonist. सो जैसे बाइक्यूक्यूलिन है, तो बाइक्यूक्यूलिन वॉज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट फॉर गाबा। मतलब बाइक्यूक्यूलिन गाबा की बाइंडिंग साइट पे ही बाइंड करता है और एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है। पिक्रोटॉक्सिन जो है वो भी एंटागोनिस्ट है, बट वो गाबा की बाइंडिंग साइट पे बाइंड नहीं करता है, वो डायरेक्टली क्लोराइड आयन चैनल जो है वो डायरेक्टली उसको इनहिबिट करता है। सो दैट इज वाई वी कॉल इट एज द नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ओके,
तो ये जो कुछ ड्रग्स है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ये जो ड्रग्स है इनकी एक्टिविटीज कि वो एगोनिस्ट है गाबा रिसेप्टर के, या फिर एंटागोनिस्ट है, या फिर इनवर्स अगोनिस्ट है, ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है। जैसे जैसे हम ये ड्रग्स डिस्कस करेंगे वैसे वैसे आपको याद भी हो जाएगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है याद रखने के लिए अबाउट बाइक्यूक्यूलिन, पिक्रोटॉक्सिन एंड डीएमसीएम। ठीक, डीएमसीएम इट इज अ ड्रग बिलोंगिंग टू द बीटा कार्बोलिन कैटेगरी। फाइन, चलो। सो ये नाउ दैट वी हैव सीन कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं। अब थोड़ा सा बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो द रीजन व्हाई बार्बिटूरेट्स बिकेम आउटडेटेड एंड व्हाई बेंजोडाइजेपिन्स वेर पॉपुलर, इट वाज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर ये है जो हमने अभी डिस्कस भी किया है, दैट बेंजोडाइजेपिन्स प्रोड्यूस लोअर डिग्री ऑफ न्यूरोनल डिप्रेशन। barbiturates have barbiturates can cause higher degree of neuronal depression because GABA facilitatory activity के साथ में हायर डोज पे बार्बिचुरेट गाबा माइमेटिक एक्टिविटी भी शो करते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा ज्यादा उसको हायर डिग्री ऑफ सीएनएस डिप्रेशन वो इंड्यूस करेंगे। बेंजोडाइजेपिन हायर डोज पे भी गाबा मिमेटिक एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, दैट इज व्हाई they cause lower degree of CNS depression and that is why they are more safe, they have higher therapeutic index. Okay, ये दो जो चीजें हैं, दो फैक्टर्स जो है उसकी वजह से बेंजोडाइजेपिन्स की सेफ्टी ज्यादा है। सेफ्टी सिडेटिव हिप्नोटिक्स कैटेगरी के ड्रग्स की इसलिए हमें कंसिडर करनी पड़ती है बिकॉज ये जो ड्रग्स है, ये सिडेटिव हिप्नोटिक्स, ये डिपेंडेंस क्रिएट करने वाले ड्रग्स है। पहली एक बात तो सो पेशेंट्स हैव ड्रग सीकिंग बिहेवियर, मतलब पेशेंट्स क्रेव फॉर दिस ड्रग्स। ओके, तो उसकी वजह से अब्यूज हो सकता है, इन ड्रग्स को इलीगली ऑब्टेन करने की कोशिश की जाती है। दूसरा ये कि ये जो ड्रग्स है इनको कई बार सुसाइड अटेम्प्ट्स में पेशेंट्स यूज करते हैं। उसकी वजह से अगर किसी पेशेंट ने गलती से हायर डोज कंज्यूम कर लिया तो फिर बार्बिचुरेट्स आर मोर रिस्की इन दैट केस, क्योंकि हायर डोज ऑफ बार्बिचुरेट्स विल डेफिनेटली रिजल्ट इन डेथ। बेंजोडाइजेपिन्स के केस में थोड़ा अगर ज्यादा भी डोज हो गया तभी भी बेंजोडाइजेपिन्स एकदम एक्सट्रीम वाला सीएनएस डिप्रेशन कॉज नहीं करते हैं, because of there was one factor that I wanted to note here. Okay, it will come to me, I will explain that thing. So बार्बिचुरेट्स जैसा एकदम हायर डिग्री ऑफ सीएनएस डिप्रेशन कॉज करते हैं, वैसे बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो नहीं इंड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उसकी अब्यूज लायबिलिटी जो होती है वो कम होती है। यस, सो वो जो हमने डीआरसी के बारे में डिस्कस किया था कि बार्बिचुरेट्स जो है उनका डोज रिस्पॉन्स कर्व जो है वो थोड़ा स्टीपर रहेगा, उसकी वजह से वो थोड़ा हाई डोज होने की वजह से रिस्की हो जाते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स विल हैव कंपेयर्ड टू बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स विल हैव स्लाइटली फ्लैटर डोज रिस्पॉन्स कर्व। इसी की वजह से थोड़ा सा डोज बढ़ भी गया तो एकदम से रिस्की वाले स्टेज में आप नहीं जाओगे। ओके, नाउ इफ यू रिमेम्बर व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ बार्बिचुरेट्स, तो बार्बिचुरेट्स अगर डोज ज्यादा होता है तो बार्बिचुरेट्स एक्सर्ट देयर एनास्थेटिक एक्टिविटी, जिसमें स्केलेटल मसल्स का रिलैक्सेशन होता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज होता है। ओके, ये एक दिस इज अनदर रीजन व्हाई बार्बिचुरेट्स आर मोर रिस्की। बार्बिचुरेट्स सिर्फ स्लीप इंड्यूस नहीं करेंगे, हायर डोज में जब जाता है तो पेशेंट कोमाटोज तो हो जाएगा, उसी के साथ में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है और एकदम हाई डोज में रेस्पिरेशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। दिस इज द मेन रीजन फॉर डेथ। ओके, बेंजोडाइजेपिन्स का ये एडवांटेज है कि बेंजोडाइजेपिन्स रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी ज्यादा कॉज नहीं करते और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी ज्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर कुछ खास वो रिड्यूस नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी वो थोड़े ज्यादा सेफ होते हैं। ओके, रही बात उसके प्राइमरी इफेक्ट की, तो बार्बिचुरेट्स थोड़ा नॉर्मल जो स्लीप आर्किटेक्चर होता है उसका थोड़ा ज्यादा डिस्टॉर्शन कॉज करते हैं। बार्बिचुरेट्स अगर स्टॉप किए गए तो इंसोम्निया रिबाउंड हो जाता है। बेंजोडाइजेपिन्स के साथ में ऐसा नहीं होता है, बेंजोडाइजेपिन्स कॉज मच लेस डिस्टॉर्शन ऑफ द स्लीप आर्किटेक्चर, आपका नॉर्मल स्लीप आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। अनदर थिंग वी हैव सीन कि बार्बिचुरेट्स इंड्यूस द CYP450 एंजाइम्स।
ये हमने कल डिस्कस किया है। बार्बिचुरेट्स CYP450 एंजाइम्स कैटेगरी को इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। बेंजोडाइजिपिन ऐसा एंजाइम इंडक्शन नहीं करते हैं, तो बेंजोडाइजिपिन के साथ में अगर कोई दूसरे ड्रग्स दे रहे हो तो बेंजोडाइजिपिन की वजह से उसका मेटाबॉलिज्म इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, दिस बेंजोडाइजिपिन ऑल्सो हैव much lower abuse liability as compared to barbiturates because of all these beneficial pharmacological aspects. एंड लास्टली जो बहुत अच्छी बात है कि बेंजोडाइजिपिन्स के लिए एंटीडोट अवेलेबल है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंटीडोट? इट इज फ्लूमाजेनिल। बार्बिचुरेट्स के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं होता है। ओके, तो ये इतने सारे एडवांटेजेस की वजह से बेंजोडाइजिपिन्स आर पॉपुलर और करंटली सिडेटिव हिप्नोटिक्स के एज सिडेटिव हिप्नोटिक्स एज एंटी एंजाइटी ड्रग बेंजोडाइजिपिन्स जो है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, नाउ अभी हम बेंजोडाइजिपिन्स का एक बेसिक क्लासिफिकेशन देखेंगे। बेंजोडाइजिपिन्स में बहुत सारे डेरिवेटिव्स आए हैं, अभी हम आगे देखने वाले हैं स्ट्रक्चर्स। तो देयर आर मेनी डेरिवेटिव्स और एक पर्टिकुलर बेंजोडाइजिपिन के मल्टीपल यूजेस भी हो सकते हैं। तो इतने सारे बेंजोडाइजिपिन्स थे तो हम उनको प्राइमरीली उसके यूजेस के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि देयर आर सम बेंजोडाइजिपिन्स दैट आर प्राइमरीली यूज्ड एज हिप्नोटिक्स, मतलब फॉर स्लीप इंड्यूसिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, इसके अलावा बेंजोडाइजिपिन्स को एज एंटी एंजाइटी एजेंट्स भी यूज किया जाता है। आई टोल्ड यू दैट एंजाइटी इट इज वन ऑफ द, कौन सा डिसऑर्डर है ये? साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में न्यूरोटिक डिसऑर्डर का एक एग्जाम्पल था, राइट? वी हैव सीन साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में एक था साइकोटिक, एक था न्यूरोटिक और एक था अफेक्टिव डिसऑर्डर, राइट? तो साइकोटिक डिसऑर्डर में जैसे शिजोफ्रेनिया वगैरह आता है। न्यूरोटिक डिसऑर्डर में आते हैं एंजाइटी, फोबिया, पीटीएसडी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एज एंटी एंजाइटी एजेंट बेंजोडाइजिपिन को यूज कर सकते हैं। एंड देयर आर सम बेंजोडाइजिपिन जो कि एज एंटी कन्वर्जेंट्स, मतलब एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग यूजेस के अकॉर्डिंगली हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, इन सारे बेंजोडाइजिपिन्स का हम डिस्कशन करने वाले हैं। बट बिफोर वी डिस्कस अबाउट द structures of all these benzodiazepines and their respective uses, first of all we will see the structure activity relationship of benzodiazepines. Okay, so now ये जो है अभी यहाँ पे हमने बेंजोडाइजिपिन का न्यूक्लियस पहले स्टडी कर लिया था, राइट? कि क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। तो एक बार क्विकली ड्रॉ द बेंजोडाइजिपिन न्यूक्लियस विथ मी। बेसिक फिर से न्यूक्लियस बनाना है आपको बेंजोडाइजिपिन का। आई विल डू द नंबरिंग, क्विकली ड्रॉ द स्ट्रक्चर। फर्स्ट वी विल ड्रॉ द डाइजिपिन रिंग और फिर उसको क्या करना है, एडजेसेंट में बेंजीन वाला रिंग अटैच करना है। दिस इज हाउ द नंबरिंग विल गो फॉर द बेंजोडाइजिपिन न्यूक्लियस। ओके, अब इसके बाद में जो सबसे पहला वाला आपका बेंजोडाइजिपिन आया था यूज के लिए, उसका नाम क्या था? क्लोरडाइजिपोक्साइड। ठीक है, तो क्लोरडाइजिपोक्साइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए। सो आई एम गोइंग टू draw the diazepine ring first. क्लोरडाइजिपोक्साइड में थोड़ा सा डबल बॉन्ड्स का प्लेसमेंट डिफरेंट है, तो इसको ध्यान से करेंगे हम। सो हियर वी हैव डबल बॉन्ड्स लाइक दिस। इस तरीके से डबल बॉन्ड्स का प्लेसमेंट होता है क्लोरडाइजिपोक्साइड के केस में। अब इसके सब जो अटैचमेंट्स है वो लगाते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर कोई रहेगा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कंप्लीटली इसकी वैलेंसी फुलफिल हो गई है। On the second position, we have this amino methyl substituent. यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड होता है। On the fifth position, we have a phenyl substituent. And on the seventh position, we have the chloro substituent. फिर से नंबरिंग कर देंगे हम। 1,
2 3 4 5 6 7 8 and 9. ठीक है, दिस इज हाउ वी डू द नंबरिंग फॉर क्लोरडाइजिपोक्साइड. ओके, तो क्लोरडाइजिपोक्साइड जो है ये आने के बाद में इससे काफी सारे मतलब जो बाकी के जो बेंजोडाइजिपिन्स है, काफी सारे डेरिवेटिव्स हमने बनाए हैं बेंजोडाइजिपिन्स के. आप नाम देख सकते हो कि कितने सारे बेंजोडाइजिपिन्स है. ओके, सो इतने सारे जो बेंजोडाइजिपिन्स है, इनके स्ट्रक्चर्स को हम एक जनरल स्ट्रक्चर से अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि कॉमन जो बेसिक न्यूक्लियस जो होता है एंड कॉमन कॉमन सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं. फाइन, सो अब लेट्स डू द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोडाइजिपिन्स हियर. So again, this is the diazepine ring attached to the benzene ring here. तो ये हमने बेंजीन रिंग बना ली. अभी अटैचमेंट्स बनाएंगे. नाउ ये जो फर्स्ट पोजीशन वाला जो नाइट्रोजन होता है, इन सम केसेस दिस कैन हैव सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पे अल्किल वाला जो सब्स्टिट्यूशन है वो हो सकता है. ओके, सेकेंड पोजीशन जो होता है वहां पे जनरली ऑक्सो ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट होता, ऑक्सो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है. देयर विल बी अ डबल बॉन्ड हियर. फिफ्थ पोजीशन के ऊपर there is phenyl substitution, phenyl ring substitution. And on seventh position there is substitution with any electronegative substituent. Okay, so अभी यहाँ पे जो हमने बनाया है, this is the general structure of benzodiazepine. I hope मेरे साथ में बना रहे हैं आप. ध्यान से बनाइए, डोंट मिस एनी स्ट्रक्चरल पार्ट. सो इसका नंबरिंग कर रहे हैं. वी विल स्टार्ट विथ 1 फ्रॉम हियर, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ओके, तो ये जो अभी हमने बनाया है, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोडाइजिपिन्स. जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोडाइजिपिन्स. ओके, सो अभी बेंजोडाइजिपिन का न्यूक्लियस देखो, क्लोरडाइजिपोक्साइड का स्ट्रक्चर देखो, और फाइनल जो बेंजोडाइजिपिन्स का जनरल स्ट्रक्चर है उसको देखो. आपको यहाँ पे कुछ अभी डिफरेंसेस नजर आएंगे. देखो, नॉर्मल बेंजोडाइजिपिन वाला जो रिंग होता है, उसमें डाइजिपिन वाला जो रिंग है उसमें इन टोटल यू विल सी 3 डबल बॉन्ड्स आर देयर. ठीक है, लेकिन बेंजोडाइजिपिन्स में कुछ सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से रिंग के अंदर का एक डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है. यहाँ पे देखो, ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो एज इट इज है, लेकिन 2 एंड 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो यहाँ पे नहीं रहता है प्रेजेंट, बिकॉज इस कार्बन के ऊपर ऑक्सो ग्रुप लग जाता है. दैट इज वाई 2 3 वाला जो डबल बॉन्ड है दैट विल नॉट बी प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर. दूसरी चीज, क्लोरडाइजिपोक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो बाकी के बेंजोडाइजिपिन से अलग है. क्लोरडाइजिपोक्साइड में पहली एक बात तो ये 2 पोजीशन के ऊपर ये अमाइनो मिथाइल वाला सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन जनरली जो बेंजोडाइजिपिन है उसमें यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है मोस्ट कॉमनली. कुछ कुछ में ये वाला भी रहता है, बट दिस इज मोर कॉमन. फाइन, देन ये जो ऐसा वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड, दिस इज ओनली प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरडाइजिपोक्साइड. बाकी बेंजोडाइजिपिन्स में ऐसा वाला ग्रुप नहीं है. ठीक है, तो इन जनरल बेंजोडाइजिपिन्स का जनरल स्ट्रक्चर देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पे हमने मेनली चेंजेस किए हुए हैं. तो एक तो ये नाइट्रोजन के ऊपर अल्किल ग्रुप लगाया है. ठीक है, सेकेंड पोजिशन पे ऑक्सो ग्रुप लगा दिया है. फिफ्थ पोजिशन पे फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूशन है.
एंड सेवंथ पोजिशन पे कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का सब्सटीट्यूशन लगाया हुआ है, ठीक है। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। अब ये जो हमने सब्सटीट्यूएंट्स अलग अलग जगह पे लगाए हैं, ये सब्सटीट्यूएंट्स का क्या रोल है एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बेंजोडाइजेपिन, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, अभी बेंजोडाइजेपिन्स का जनरल स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उसको फिर से यहाँ पे वापस से बनाइए। ड्रॉ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोडाइजेपिन इन द सेंटर। आपका एक फ्रेश पेज लीजिए, उसके सेंटर पे बिल्कुल सेंटर में बेंजोडाइजेपिन्स का जनरल स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन्स के जनरल स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? इफ आई हैव टू गिव अ नेम टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो मैं इसको क्या नाम दूंगी? देखो, इसमें 5 पोजीशन के ऊपर, जस्ट अ मोमेंट, इस स्ट्रक्चर में 5 पोजीशन के ऊपर फिनाइल रिंग है, सो आई कैन कॉल इट एज 5 अराइल। ओके, फिर मैं बेंजोडाइजेपिन का नाम लिखूंगी 5 अराइल। ये 7 वाला जो सब्सटीट्यूएंट है उसका नेम डिपेंड करेगा सब्सटीट्यूएंट के ऊपर, सो वी विल नॉट मेंशन इट हियर इन द जनरल नेम। बेंजोडाइजेपिन कौन सा वाला है? 1,4 वाला है, सो 1,4 बेंजोडाइजेपिन। लेकिन अभी और एक चीज यहाँ पे है, ये बेंजोडाइजेपिन रिंग के 2 पोजीशन के ऊपर ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, तो व्हाट आई हैव टू राइट इट लाइक बेंजोडाइजेपिन 2 ओन। ओके, तो इस तरीके से हम जनरल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ड्रॉ द जनरल स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द पेज, ठीक है, और इसके फिर एक एक पार्ट को हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। फाइन, सो बेंजोडाइजेपिन का स्ट्रक्चर अभी हमने बना लिया है। अब इसमें जो in total we can see that there are 3 rings present in the structure, so we will name these rings so that discussion में कोई confusion ना हो। जो बेंजीन वाली जो रिंग है उसको हम A रिंग बोलेंगे, जो डाइअजेपिन रिंग है उसको B बोलेंगे, और 5th पोजीशन पे जो फिनाइल रिंग है उसको C बोलेंगे, ठीक है। सो नंबरिंग होने के बाद में अभी सबसे पहले वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन सीक्वेंशियल। ओके, ये जो फर्स्ट पोजीशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस फर्स्ट पोजीशन, जहां पे क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, सो इन सम केसेस ये जो नाइट्रोजन है, डाइजेपिन रिंग में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन रहता है। बेंजोडाइजेपिन्स में कुछ कुछ ऐसे बेंजोडाइजेपिन्स है जिसमें हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, मतलब देयर विल नॉट बी एनी सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एट फर्स्ट पोजीशन। N1 पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। लेकिन कुछ कुछ बेंजोडाइजेपिन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें N1 के ऊपर आप अल्किल ग्रुप लगा सकते हैं। सो N1 के ऊपर अल्किल ग्रुप लगाने से आपको एक्टिविटी, इट कन्फर्स एक्टिविटी टू द स्ट्रक्चर। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दिखेगा कि बेंजोडाइजेपिन्स में अल्किल ग्रुप जो है वो लगाया गया है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि सारे बेंजोडाइजेपिन्स में अल्किल ग्रुप होना ही चाहिए, ठीक है। अल्किल ग्रुप इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए, बट सारे बेंजोडाइजेपिन्स में नाइट्रोजन के ऊपर अल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और एक चीज, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द N1, कि ये जो N1 वाला जो पोजीशन है, इन सम केसेस, इन सम बेंजोडाइजेपिन, ये 1 एंड 2 वाला जो पोजीशन है उसके साथ में कोई दूसरी वाली रिंग जो है, कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसके साथ में फ्यूज्ड हो सकती है। मतलब इंस्टेड ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन N1, R की सब्स्टिट्यूशन की जगह पे यहाँ पे पूरा का पूरा एक रिंग ही यहाँ पे अलग सा लगा हुआ रहेगा। मोस्ट कॉमनली आइदर ट्रायाजोल रिंग इज प्रेजेंट। ट्रायाजोल मतलब 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग। ट्रायाजोल रिंग यहाँ पे फ्यूज्ड हो सकता है या फिर इमिडाजोल रिंग फ्यूज्ड हो सकता है। ट्रायाजोल और इमिडाजोल रिंग can be fused with 1,2 position.
इट कैन बी फ्यूज्ड विद द 1-2 पोजीशन. ठीक है, इसके एग्जांपल्स जो है दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर. देयर आर 3 एग्जांपल्स ऑफ सच बेंजोडाइजेपिन्स जिसमें 1-2 पोजीशन के साथ में कोई ट्रायाजोल या फिर इमिडाजोल रिंग फ्यूज्ड है. उसका पहला एग्जांपल है, वेरी गुड एग्जांपल, अल्प्राजोलाम. देन वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, ट्रायाजोलाम. नाम से ही समझ में आता है कि उसमें ट्रायाजोल रिंग फ्यूज्ड है. और तीसरा मिडाजोलाम, इसमें भी क्लियरली समझ में आता है कि इसमें इमिडाजोल रिंग जो है वो फ्यूज है 1-2 पोजीशन के साथ. तो ये 3 बेंजोडाइजेपिन्स है जिसमें ऐसे ट्रायाजोल या फिर इमिडाजोल रिंग 1-2 पोजीशन के साथ में फ्यूज्ड होती है. ओके, नाउ ये बी रिंग के बाकी के पोजीशंस डिस्कस करने के पहले वी विल डिस्कस अबाउट दिस ए रिंग फर्स्ट. ओके, ये ए रिंग जो है ये थोड़ी सी एक्टिविटी पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, खास है. तो ए रिंग के बारे में पहले डिस्कस करते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द ए रिंग नाउ. ए रिंग का यहाँ पे रिसेप्टर बाइंडिंग के में इन बेंजोडाइजेपिन का जो मॉलिक्यूल है उसके रिसेप्टर इंटरैक्शन जो है उसके लिए ये ए रिंग काफी नेसेसरी होती है, बिकॉज दिस ए रिंग it is necessary for pi stacking interactions with the benzodiazepine receptor. Okay, now first of all you have to understand what is the meaning of pi stacking interaction. pi stacking interaction मतलब एक कोई कोई एरोमेटिक रिंग दूसरे एरोमेटिक रिंग के अगर सामने आमने सामने अगर आते लाइक दिस, टू एरोमेटिक रिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर लाइक देम, तो उनके बीच में थोड़ा अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस होते हैं. दोस इंटरैक्शंस आर कॉल्ड एज पाई स्टैकिंग इंटरैक्शन. पाई हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज द इंटरैक्शंस बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन्स. इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, दैट इज पाई स्टैकिंग इंटरैक्शन. सो द पाई स्टैकिंग इंटरैक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. एक तो इस टाइप का होता है जिसमें दो रिंग्स एक दूसरे को एग्जैक्टली ऐसे पैरेलली अरेंज्ड है. ओके, ऐसे टाइप का इंटरैक्शन हो सकता है. सच इंटरैक्शन इट इज कॉल्ड एज द सैंडविच इंटरैक्शन. मतलब ऐसे दो रिंग्स एक दूसरे के एग्जैक्टली आमने सामने हैं, ऐसे टाइप का इंटरैक्शन हो सकता है. या फिर टी टाइप वाला भी इंटरैक्शन हो सकता है. टी टाइप मतलब एक रिंग अगर ऐसी है तो दूसरी रिंग ऐसी रहेगी, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे. सी, एक रिंग ऐसी है तो दूसरी रिंग, वन रिंग इज लाइक दिस एंड वन रिंग इज लाइक दिस. दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन, दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन इट इज कॉल्ड एज टी टाइप ऑफ पाई स्टैकिंग इंटरैक्शन. ठीक है, तो ऐसा जो इंटरैक्शन है वो उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, ये ए वाला रिंग इन्वॉल्व होता है. इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरैक्शन किसके साथ होगा, तो बेंजोडाइजेपिन का जो रिसेप्टर है यानी कि गाबा रिसेप्टर. रिसेप्टर प्रोटीन होता है, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं और अमाइनो एसिड्स में भी काफी सारे एरोमेटिक वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें फिनाइल रिंग प्रेजेंट रहती है. तो वो जो रिसेप्टर है गाबा रिसेप्टर, उसके कुछ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के साथ में ये जो ए रिंग है इट विल कम फेस टू फेस लाइक दिस. ओके, और ये पाई स्टैकिंग इंटरैक्शन जो है वो क्या करते हैं, बेंजोडाइजेपिन का रिसेप्टर के साथ में बाइंडिंग होने के लिए हेल्प करते हैं. तो इस रिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या पाई स्टैकिंग इंटरैक्शन ये करेगा. इस रिंग के ऊपर एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता है. ऑन द ए रिंग there is only one substitution, that also on the 7th position. 7th position के ऊपर हम कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, उससे एक्टिविटी बढ़ती है. Having electronegative substituent at 7th position increases activity. अब कौन से आप वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हो. सो आप वहां पे मोस्ट कॉमनली वहां पे होता है हेलोजन, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. हेलोजन लगा सकते हो या फिर इन सम केसेस आप वहां पे नाइट्रो ग्रुप लगा सकते हो. और
जो आपने सब्स्टिट्यूएंट लगाया है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्टिविटी कितनी रहेगी। वो सब्स्टिट्यूएंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर विल बी द एक्टिविटी। greater the electronegativity, higher will be the activity. फाइन। इसके अलावा ये 7 पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूशन के अलावा ये जो रिमेनिंग जो 3 पोजीशन है ए रिंग के ऊपर 6, 8, 9, इनको हम सब्स्टिट्यूशंस अटैच नहीं करते हैं। दीज 3 पोजीशंस 6, 8, 9 दे शुड नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। अगर यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया 6, 8 या फिर 9 पोजीशन पे, देन एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए सिर्फ 7 के ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। ओके, नाउ अगेन वी विल कम बैक टू दिस बी रिंग अगेन। ए रिंग के बारे में हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया कि ये किस तरीके से एक्टिविटी के लिए जरूरी होती है। अभी बी रिंग में हमने N1 का देख लिया था कि N1 पे हम अल्किल ग्रुप लगा सकते हैं। नाउ सीक्वेंस में हम जाएंगे। कमिंग टू द 2 पोजीशन, 2 पोजीशन के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है? 2 पोजीशन इज बेसिकली अ कार्बोनिल कार्बन, आपने वहां पे ऑक्सो ग्रुप लगाया हुआ है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सब में ये होना ही चाहिए, बट 2 पोजीशन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होना जरूरी होता है। यू नीड अ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप ऑन द 2 पोजीशन। तो 2 पोजीशन पे जैसे इन मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स यू विल सी के 2 पोजीशन के ऊपर ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे दूसरा भी अगर कोई ग्रुप रहा तो जनरली ऐसे ही ग्रुप्स रहते हैं जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप इवन इनके भी एग्जांपल्स जब देखेंगे, अल्प्राजोलाम, ट्रायाजोलाम, मिडाजोलाम, तो इनमें यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप नहीं रहता है क्योंकि 1, 2 के साथ में ऐसे यहाँ पे फ्यूज्ड वाली रिंग रहती है। लेकिन उस फ्यूज्ड रिंग में भी यहाँ पे जो एटम रहेगा जो कि इस 2 नंबर के कार्बन को अटैच है, वो एटम या तो इट विल बी नाइट्रोजन रहेगा वहां पे प्रेजेंट जो कि एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप को काम करता है। तो 2 पोजीशन पे ऐसा ग्रुप जो होता है, उस ऐसे ग्रुप का प्रेजेंट होना इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्टिविटी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको, राइट? अब वी विल मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप, पोजीशन 3। थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट होते हैं। आई विल चेंज द स्लाइड फॉर स्पेस। ठीक है, थर्ड पोजीशन के ऊपर यहाँ पे भी बहुत सिंपल है। जैसे हम 1 पोजीशन पे अल्किल ग्रुप लगा सकते हैं, वैसे 3 पोजीशन पे हम अल्किल ग्रुप नहीं लगा सकते। अगर आपने 3 पोजीशन पे अल्किल ग्रुप लगाया तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। सो नो अल्किल ग्रुप ऑन द थर्ड पोजीशन। बट थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट रह सकता है। देयर आर सम बेंजोडाइजेपिन्स जिसमें 3 पोजीशन पे कुछ नहीं रहेगा, बट देयर आर सम बेंजोडाइजेपिन्स जिसमें 3 पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये OH ग्रुप जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द फार्माकोकाइनेटिक पर्सपेक्टिव। जो कंपाउंड्स में OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है वो कैसे रहेंगे? वो ऑफ कोर्स ज्यादा पोलर रहेंगे। सो कंपाउंड्स विद 3 OH ग्रुप, they are more polar और इनका मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाता है एज कंपेयर टू दोज कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट हैव दिस 3 OH ग्रुप। ओके, एक जनरल प्रोसीजर याद रखो। मेटाबॉलिज्म की जो भी प्रोसेसेस होती है हमारी बॉडी में, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, चाहे वो ग्लूकुरोनिडेशन हो, ओके, चाहे वो हाइड्रोक्सिलेशन हो, जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस है, जनरली द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कन्वर्ट जिसको हम क्या बोलेंगे, लेस पोलर कंपाउंड इनटू अ मोर पोलर कंपाउंड। आप ज्यादा वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में हमेशा कन्वर्ट किया जाता है मेटाबॉलिज्म से। ओके, तो बेंजोडाइजेपिन्स का अगर आप मेटाबॉलिज्म देखेंगे तो बेंजोडाइजेपिन के मेटाबॉलिज्म में
एक स्टेप होता है जिसमें इन द मेटाबॉलिज्म 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन किया जाता है, राइट। तो जो बेंजोडाइजेपिन्स में ऑलरेडी 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो उसमें वो स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से 3 OH वाले जो बेंजोडाइजेपिन्स है उनका और क्विकली मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, बिकॉज दैट स्टेप विल नॉट नीड टू बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक, ठीक है। इसीलिए ये जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 3 OH होता है, उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो थोड़ी शॉर्ट होती है। और जिनमें नहीं होता है कंपाउंड्स विदाउट द 3 OH ग्रुप, वो रिलेटिवली कैसे रहेंगे? दे आर गोइंग टू बी रिलेटिवली नॉन पोलर, और फिर उनके मेटाबॉलिज्म को भी थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, तो उनका टी हाफ भी क्या रहेगा? थोड़ा सा लॉन्गर रहेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 पोजीशन। अगर हम नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, 4 पोजीशन। 4 पोजीशन पे क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो पोजीशन है इसमें हम जनरली कुछ चेंज नहीं करते हैं, या ये नाइट्रोजन के ऊपर जनरली कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं लगाते हैं हम, एक्सेप्ट क्लोरडाइजिपोक्साइड। क्लोरडाइजिपोक्साइड में हमने देखा था कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन हमने लगाया हुआ था एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो 4 पोजीशन का सिग्निफिकेंस ये है कि यूजुअली इन बेंजोडाइजिपिन्स देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन 4 and 5 पोजीशन, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है ये 4-5 के बीच में ही रहना चाहिए। अगर आपने 4-5 वाला जो डबल बॉन्ड है वो आपने शिफ्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 के बीच में आपने शिफ्ट कर दिया, ओके, तभी भी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब शिफ्टिंग ऑफ दिस डबल बॉन्ड फ्रॉम 4-5 to 3-4 पोजिशन, इट विल ऑल्सो डिक्रीज इन द एक्टिविटी। सो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी आपको हाथ नहीं लगाना है। फाइन, नाउ कमिंग टू द 5th पोजीशन, जिसके ऊपर कौन सा वाला ग्रुप लगा होता है? इन 5th पोजीशन वी हैव दिस अराइल ग्रुप, जिसको हम सी रिंग बोल के हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। तो ये फिनिल रिंग जो हम अटैच करते हैं 5th पोजीशन के ऊपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी। इसको भी हम नंबरिंग कर देंगे। अब क्योंकि आपने मेन जो आपका स्ट्रक्चर है उसको 1 2 3 4 नंबरिंग किया है, तो फिनिल रिंग एज अ सब्सटीट्यूएंट है, तो इसके ऊपर जो हम आप नंबर लगाएंगे 1-2-3- इस तरीके से हम इसके ऊपर नंबर्स लगाते हैं। फाइन, सो प्रेजेंस ऑफ फिनाइल रिंग एट 5th पोजीशन इट इंक्रीजेस एक्टिविटी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे सिर्फ फिनिल रिंग ही रहेगा, इस फिनाइल रिंग के ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। सो कौन से वाले सब्स्टिट्यूएंट लगाए जाते हैं? तो मोस्ट कॉमनली देखो, फिनाइल रिंग के जो ऑर्थो पोजीशन है, नाउ इस रिंग के ऑर्थो पोजीशन कौन से रहेंगे? दिस 6-and 2-, ये इसके दो ऑर्थो पोजीशन है। तो दोनों भी, एक या फिर दोनों भी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला अगर सब्स्टिट्यूएंट लगाया तो उससे एक्टिविटी एनहांस होती है। तो या तो एक ही ऑर्थो पोजीशन पे लगाओ आप, या फिर दोनों भी ऑर्थो पोजीशन पे आप लगा सकते हो। ऑर्थो और डाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूशंस क्या करती है? एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो आप जब बेंजोडाइजेपिन्स के स्ट्रक्चर्स देखोगे तो यू विल फाइंड कि काफी सारे बेंजोडाइजेपिन्स में फिनिल रिंग के ऊपर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूशंस लगाए हुए हैं, ओके। एंड इसमें अगर आपने पैरा पोजीशन के ऊपर अगर सब्स्टिट्यूशन लगाया, ये जो 4- वाला है पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन लगाने से एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो हमें पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाना है। पैरा सब्स्टिट्यूएंट मतलब कौन सा? 4- वाला। इससे देयर विल बी डिक्रीज इन द एक्टिविटी।
fine. So this is all about the फिफ्थ पोजीशन एंड द फिफ्थ पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा है. थर्ड पोजीशन के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं. ऑन द थर्ड पोजीशन वी कैन अटैच, we cannot attach alkyl group, we can have hydroxy group present. On fourth position we are not supposed to change anything. फोर्थ पोजीशन 4-5 वाला जो डबल बॉन्ड है उसे हम 3-4 पे शिफ्ट नहीं कर सकते. एंड रही बात ये फिफ्थ पोजीशन वाले सब्स्टिट्यूएंट की, तो फिर फिफ्थ पोजीशन पे आप फिनाइल रिंग लगा सकते हो. उसके एक या फिर दोनों भी ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगा सकते हो, लेकिन पैरा पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगाने से एक्टिविटी डिक्रीज होती है. ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बेंजोडाइजेपिन, राइट. तो अभी आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे. इन अवर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वाले सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल बेंजोडाइजेपिन्स जितने भी है जो इस क्लासिफिकेशन में हमने देखे हैं, ये सारे बेंजोडाइजेपिन्स के स्ट्रक्चर्स और उनके रिस्पेक्टिव यूजेस हम डिस्कस करेंगे. एंड उसके बाद में जो लास्ट कैटेगरी है जेड ड्रग्स वाला कैटेगरी, उसका डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे. ओके, so we will stop here today and we will meet again in this week at the same time. Thank you very much.